हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो मार्गदर्शक सीरीज जो आपके सामने प्रस्तुत हो रही है वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि जितने भी एग्जाम आपके पेपर में क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो ये बहुत ही मेहनत करके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जैसे एसएससी, आरपीएफ, एसआई वगैरह के जो हमारे पेपर होने वाले हैं, ठीक है, और आपके यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली ये सीरीज है। तो इस सीरीज पर नजर को ना हटाते हुए देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, ये आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के क्वेश्चनों पर हम फिर से कार्रवाई करते हैं। क्या रहती है हमारी कार्रवाई, कितनी बेहतरीन हम कार्रवाई कर सकते हैं आपके समक्ष, ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों के साथ में। सबसे पहली जो बात आपको मैंने बताई है, हमेशा के लिए होमवर्क क्या करके लाए हो आप लोग, तो होमवर्क की जरूरत है। यानी कि रिवीजन अगर नहीं करके आए हैं 4 क्लासों का, तो कृपया करके पहले रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन ही हमको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीक से हमारी हिस्ट्री की सीरीज चालू होने वाली है। जैसे कि हमने भूगोल की सीरीज को अभी रोक दिया है, तो आगे हम हिस्ट्री की सीरीज को चालू करेंगे। ऐसे ही हमारी लगातार हर सब्जेक्ट के लिए सीरीजें रहेंगी। तो अब हम हिस्ट्री की सीरीज को शुरुआत करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा किससे संबंधित है। राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृति इक्कीसवें वादियों का उपहार किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो राजा राममोहन राय के बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा था, लेकिन दयानंद सरस्वती के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। जैसे पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो दयानंद सरस्वती के बारे में हमने कंप्लीट देखा था। फारसी, अंग्रेजी, अरबी या बंगाली किस भाषा का उल्लेख किया गया है इक्कीसवें वादियों के उपहार में। ठीक है, अब देखिए राजा राममोहन राय के बारे में अगर हम यहां से डिस्कस करें तो हेडिंग डाल लेते हैं राजा राममोहन राय। राजा राम मोहन राय। आप सिर्फ फैक्ट्स को यहां से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है, इनसे पेपर बहुत ही ज्यादा बनता है। इतना ज्यादा पेपर इनसे बनता है, पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे इनसे बनते हैं। ठीक है, और आपको मिलेंगे भी हमेशा, ये आपके स्थायी अस्तित्व पर मिलेंगे और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर बात करें, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। यानी कि 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक थे, तो इन्हें क्या कहा जाता था, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, या अग्रदूत कहा जाता है। चलिएगा जनक लिख लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, पुनर्जागरण काल का अग्रदूत माना जाता है। पुनर्जागरण काल का अग्रदूत कहते हैं। ऐसे अगर हम इनकी बात करें लगातार, तो इन्हें कई सारी जगहों पर देखा गया है। तो जनक कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक के रूप में थे, और इसी में एक दयानंद सरस्वती थे, जो हमने पिछली क्लास में उनके बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें तो इन्हें पत्रकारिता का जनक कहते हैं। पत्रकारिता का भी जनक कहते हैं इन्हें। और अगर हम बात करें इनको, तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं। ऐसे इन्हें कई सारे नामों से हम जानते हैं, और ये आपके लिए प्रश्न बनाते हैं बहुत सारे। लेकिन ये जैसे पुनर्जागरण काल का अग्रदूत किसे कहते हैं, तो 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक राजा राममोहन राय को कहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं। जैसे अगर बात करें, राजा राममोहन राय का जन्म जब हुआ था 22 मई 1773 को इनका जन्म हुआ था। 1773 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 1772 में जन्म हुआ था। कहां पर जन्म हुआ था, इनका जन्म हुगली में हुआ था। हुगली यानी कि पश्चिम बंगाल, तो मैं कह सकता हूं उस समय क्या था, बंगाल के अंतर्गत आता था। और देखिएगा, इनकी जरूरी है मृत्यु, मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है कि मृत्यु इनकी कहां पर हुई थी। तो मृत्यु इनकी हुई थी 27 सितंबर 1833 को। इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, ब्रिस्टल में हुई थी। ब्रिस्टल कहां पर है, अंग्रेजों का इलाका है, यानी कि कह सकते हैं ब्रिस्टल कहां पर है, इंग्लैंड में। ठीक है, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो ब्रिस्टल में हुई थी, लेकिन का जन्म जो हुआ था वो हुगली
बंगाल में जन्म हुआ था, हुगली यानी कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता आपकी हुगली नदी किनारे है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। किसका? राजा राम मोहन राय का। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो यहाँ पर क्यों हुई थी, ब्रिस्टल में क्यों हुई थी? क्योंकि समुद्र पार जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? समुद्र पार जाने वाले पहले आधुनिक भारत में व्यक्ति जो थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। क्यों दी थी? तो अकबर द्वितीय ने इसलिए दी थी क्योंकि उसके पेंशन के उपलक्ष्य में या पेंशन दिलाने के कारण कहाँ गए? विदेश गए, इंग्लैंड गए। तो समुद्र पार जाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो राजा राम मोहन राय थे, जो अकबर द्वितीय की पेंशन के संदर्भ में कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। राइट, वहीं से अकबर द्वितीय ने इन्हें क्या कहा? राजा की उपाधि देकर सम्मानित किया। तो कुछ पॉइंट हैं जो आपके पेपर में जो मैं आपको समझा रहा हूं, वो पॉइंट आपको कहां पर आएंगे, कहां पर आएंगे वो पॉइंट, ये समझिएगा। तो वो पॉइंट आपके क्या, जैसे आपके क्वेश्चन आ गया कि वे राजा राम मोहन राय के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, उस कथन में ये सब बातें नोटिस की जाएंगी कि समुद्र पार जाने वाले पहले व्यक्ति थे, उन्हें अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। इक्कीसवादियों का उपहार उन्होंने किस भाषा में लिखी, जैसे अभी पता करेंगे किस भाषा में लिखी। उनकी पहली सभा कौन सी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों और कैसे की गई? ये सभी क्वेश्चन संदर्भ में बनते हैं, और इस संदर्भ में बनते हैं आपके बड़े बड़े एग्जामों में, छोटे छोटे एग्जामों में बन सकता है कि भाई जन्म कब हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने उपाधि दे दी। अब अगर यहां से मैं बात करूं तो देखिएगा बहुत सारे इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने 1814 में एक सभा की स्थापना करी जिसे क्या कहा गया? आत्मीय सभा कहते थे। क्या कहते थे इसे? हम आत्मीय सभा कहते थे। तो 1814 में जब स्थापित हुई थी तो उसे क्या कहा गया? यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा पहली बनाई गई जिस सभा थी उसे हम क्या कहते? आत्मीय सभा कहते थे, जिसकी स्थापना 1814 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद इन्होंने 1821 में एक न्यूज़पेपर का निर्माण किया, या हम कह सकते हैं 1821 में ले लेते हैं। 1821 में एक पत्रिका निकाली जिसे कहते हैं संवाद कुमुदी। संवाद कुमुदी ये पत्रिका निकाली थी। संवाद कुमुदी जो पत्रिका निकाली थी, एक क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा सकता है कि किस भाषा में है, किस भाषा में है। तो ये कहां से थे? बंगाल से थे, तो इसकी भाषा क्या थी? बंगाली। तो ये किस भाषा में थी? ये आपके बंगाली भाषा में थी। ध्यान से समझिएगा, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे अभी राजा राम मोहन राय के बारे में। ठीक है, ये किस भाषा में थी? तो ये आपके बंगाली भाषा में थी। अब अगर ये बंगाली भाषा में थी तो इसे क्या कहते हैं? संवाद कुमुदी के नाम से जानते हैं इसे। तो इसमें किसकी चर्चा की गई? इसमें चर्चा की गई सती प्रथा की। सती प्रथा की चर्चा की गई। तो इसी पुस्तक में सती प्रथा की चर्चा की गई थी। तो राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी जिनका नाम था अलका मंजरी, क्या नाम था? अलका मंजरी। इनके भाई की मृत्यु आती है तो उन्हें सती होना पड़ता है, ये बात इनको अच्छी नहीं लगती। इसलिए क्या करते हैं? सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए उतावले हो जाते हैं कि भाई सती प्रथा आज के बाद में कोई भी स्त्री, ठीक है, कोई इस कारण से सती प्रथा यानी कि सती होने का भय मतलब उसके अंतर्गत खत्म हो जाएगा। सती प्रथा होती क्या थी कि अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी चिता के साथ उसको भी जला दिया जाता था साथ में, ये थी सती प्रथा। तो इनको ये पसंद नहीं आई तो ये प्रयत्न करते रहे। ठीक है, सती प्रथा की अगर बात करेंगे शुरुआत कहां से हुई तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, एरण यानी कि मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। कहां से मिलता है? एरण अभिलेख से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। लेकिन राजा राम मोहन राय के समय में एक विलियम बेंटिक यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे? गवर्नर जनरल थे। इन्होंने क्या करा? इनका जो शासनकाल है 1828 से लेके 1835, 1828 से लेके 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से, सुनिएगा जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में क्वेश्चन पूछा गया था, कि जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत रहे और इनकी सहायता से 4 दिसंबर 1829 को 4 दिसंबर 1829 को
नियम नंबर 17 बनाकर, नियम 1 बनाया गया, नियम नंबर 17 बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या डेट थी? 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को पूरी तरह से क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था सती प्रथा को, राइट। जब सती प्रथा को पूरी तरह बंद कर दिया गया था तो इसी पत्रिका में शुरुआत की गई। सती प्रथा को 1829 में, उसके बाद 1830 में ठगी प्रथा को भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंद कर दिया, ठगी प्रथा को। और इसके लिए एक इंस्पेक्टर बनाया गया जिसे कहा गया कर्नल सैलीमैन। तो कर्नल सैलीमैन को बनाया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। किसको बनाया गया? कर्नल सैलीमैन को। इसने ठगी प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से, ठीक है। अब अगर बात करें तो 1822 में एक अखबार लिखा था जिसे कहते हैं मिरात उल अखबार, उल अखबार, ठीक है। ए किस भाषा में लिखा गया था? ए भी फारसी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया? तो ए भी फारसी भाषा में लिखा गया, ठीक है। ये सब आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके ऊपर आपके लिए बताया था। ये तो कंप्लीट है, कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब है कि इक्वेश्वरवादियों का उपहार किस भाषा में लिखी गई? भाई इक्वेश्वरवादियों का उपहार जो थी वो किस भाषा में लिखी गई? तो इसको भी मार्क कर लीजिएगा। किस भाषा में लिखी गई? फारसी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? फारसी भाषा में लिखी गई, ठीक है। आपके लिए ये इतना नोटिस है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनेगा, ठीक है। कहीं से भी बन जाए, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनने वाला है, ठीक है। हर व्यक्ति का, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की? फाइनेंशियल विकेंद्रीकरण की शुरुआत आखिर किसने की थी? अगर लॉर्ड रिपन की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन की बात करेंगे 1880 से लेके 1884 तक इनका शासनकाल था। 1880 से लेके 1884 तक इनका शासनकाल था। और इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं इन्हें, कहते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक, ठीक है। इन्हें लोकल गवर्नेंस यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, राइट। बात समझ में आ गई? लोकल गवर्नेंस का जनक कहते हैं। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में नियमित या विधिवत जनगणना की गई। नियमित या विधिवत जनगणना की गई, ठीक है। विधिवत जनगणना की गई। तो नियमित जनगणना भी की गई, विधिवत जनगणना भी की गई। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय में। अभी पढ़ेंगे कि सबसे पहली जनगणना किसके समय में की गई। अगर लॉर्ड म्यू की बात करेंगे तो 1869 से लेके 1872 तक इसका शासनकाल था। और पहली जनगणना कब की गई? पहला सेंसस कब आया? तो पहली जनगणना जो की गई थी वो इस टाइम पर की गई थी। पहली जनगणना आपके इसी टाइम पर की गई थी, यानी कि 1872 में पहली जनगणना की गई थी, राइट। पहली जनगणना कब की गई थी? 1872 में पहली जनगणना की गई थी, ठीक है। और कहा गया था कि कुछ दिनों के बाद नियमित जनगणना की गई है। और यहीं से कहा गया कि हर 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना की जाएगी। 10 ईयर्स के अंतराल पर जनगणना करनी स्टार्ट कर दी जाएगी, ये इसका कथन था। अब अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासन काल है वो 1848 से लेकर 1856 तक है। और लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई थी जिसे कहते हैं हम हड़प नीति, जिसे हम कहते हैं हड़प नीति, या कह सकते हैं हम विलय नीति, विलय नीति भी कह सकते हैं, या गोद निषेध प्रथा भी कह सकते हैं, गोद निषेध प्रथा। तो सबसे पहले उसने किसको हड़पा था? सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था? तो विलय नीति के तहत सबसे पहले विलय किया था सतारा को। सतारा आपके महाराष्ट्र में यानी कि एमएच में है। और 1848 में सतारा को। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कुशासन का आरोप लगाकर किसे हड़पा था? कुशासन का आरोप लगाकर किसे हड़पा था? तो भाई कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था 1856 में। किसको? अवध को। तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था।
याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं जो मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूं, तो आप लगातार सिर्फ सुनते रहिएगा। ठीक है। कुशासन के आधार पर किसे हड़पा था? अवध को हड़प लिया था कुशासन के आधार पर। अवध की स्थापना किसने करी? तो अवध की स्थापना शहादत खान ने की। ठीक है, अवध की स्थापना किसने की? तो अवध की स्थापना शहादत खान ने की थी। राइट, ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से। कोई डाउट हो तो बताइएगा जरूर। आंसर क्या होगा? वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने करी? लॉर्ड म्यू ने की थी। पहला एकमात्र ऐसा वायसराय जिसकी मृत्यु, जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान की गई थी। एक ऐसा मात्र वायसराय जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान की गई थी। कहां पर की गई थी? अंडमान निकोबार में शेर अली ने गोली मार दी थी। ठीक है, किसने गोली मार दी थी? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शेर अली ने गोली मार दी थी। किसने? शेर अली। ठीक है भाई, शेर था और अली भी था। ठीक है, शेर अली ने क्या करी? गोली मार दी। किसके गोली मार दी? लॉर्ड म्यू के गोली मार दी। ठीक है, तो लॉर्ड म्यू की एक ऐसा व्यक्ति था जो कि अपने शासनकाल के दौरान ही मार दिया गया था। ठीक है, कालू महाराणा का संबंध किससे है? कुली बेगार आंदोलन से, 1857 का विद्रोह का, डोला पालकी आंदोलन या चिपकू आंदोलन, है ना? कौन सा? 1857 का विद्रोह। अब अगर पूछा जाए कि 1857 के समय वायसराय कौन था भारत का? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय भारत के वायसराय थे, जो कि 1856 से लेके 1862 तक, 1856 से लेके 1862 तक भारत में क्या रहते? वायसराय के रूप में रहते हो। भारत के पहले वायसराय थे, ये भी मेंशन करिएगा, पहले वायसराय थे, पहले वायसराय थे। ठीक है, भारत के पहले वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और पहले वायसराय भी थे। राइट, चलो देखते हैं नेक्स्ट। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है, सभी को पता होगा किससे संबंधित। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता से, वनीकरण से, या वृक्षों की कटाई को रोकना संबंधित है। ठीक है, अगर चिपको आंदोलन की बात करेंगे तो देखिएगा, चिपको, पेड़ से चिपक जाओ, चिपको मूवमेंट, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूपी टेट जैसे एग्जामों में तो एकदम इतना पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चिपको मूवमेंट आखिर है क्या? ठीक है, तो चिपको मूवमेंट जो था वो वनों की कटाई से संबंधित था। वनों की कटाई किसकी? सबसे पहले सर्वप्रथम किसकी वनों की कटाई की गई? तो अंगूर की जो फसल थी उसको नष्ट करने में लगे हुए थे लोग, अंगूर। ठीक है, अब वनों की कटाई के बाद अगर बात करेंगे तो 1970 के दशक में, दशक 1970 का, और कब शुरू किया गया था? तो 1973 में वनों की कटाई को रोकने के लिए कहां पर शुरू किया गया था? चमोली। जब 1973 में शुरू किया गया था तो ये क्या था? उत्तर प्रदेश में था चमोली। अब कहां पहुंच गया? अब आपके उत्तराखंड में आ गया। ठीक है, तो 1973 में चमोली उत्तराखंड में शुरू किया गया था एक आंदोलन। और इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, इसे यूपी पीसीएस के एग्जाम में बहुत बार बन चुका है कि चिपको आंदोलन से कौन सा व्यक्ति संबंधित नहीं था। तो सबसे प्रमुख व्यक्ति जो थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा सबसे प्रमुख थे। सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? सबसे प्रमुख थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत थे। ठीक है, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत थे शामिल। उसके बाद अगर बात करेंगे तो गौरा देवी, गौरा देवी थी। उसके बाद अगर बात करेंगे तो चंडी प्रसाद, ये चार व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट थे। चंडी प्रसाद सिंह, ठीक है, ये चार व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि आपके चिपको मूवमेंट से शुरू हुए थे। कब हुए थे? चिपको मूवमेंट से आपके शुरू हुए थे। ठीक है, तो श्रीमती गौरा देवी भी आप लिख सकते हैं, चिपको मूवमेंट से शुरू हुए थे। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इसी की तरह एक आंदोलन था जो कि था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है?
तो नर्मदा नदी किस बांध पर है? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, तो बांधों को लेकर था नर्मदा बचाओ आंदोलन, और नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख सहयोगिका जो थी वो क्या थी? मेधा पाटकर। बहुत आते हैं भाई पेपर में क्वेश्चन, एसएससी तो भरा हुआ है, यूपी टेट भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कृपया करके ऐसे क्वेश्चनों पर बिल्कुल भी इग्नोर ना करें चीजों को, क्योंकि यही क्वेश्चन वो हैं जो हमारे पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछे जाएंगे दोस्तों। तो कृपया करके बने रहें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिएगा, कौन सी दक्षिण भारत, देखिएगा, कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य परंपरा सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में विकसित हुई थी? विजयनगर साम्राज्य में कौन सी सबसे पहली परंपरा विकसित हुई थी? तो विजयनगर की अगर बात करेंगे तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना देखिएगा 1336 में हरिहर बुक्का ने की थी। हरिहर बुक्का ने की थी। जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी तो यहाँ पर जो शासन था वो किसका था? दिल्ली सल्तनत का शासन था। किसका शासन था? दिल्ली सल्तनत का शासन था। 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहा था। अब 1526 के बाद में मुगल वंश आ गया था 1526 से। ठीक है, तो हरिहर बुक्का जब ये साम्राज्य स्थापित किया गया था तो उस समय कौन था यहाँ पर? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये शासन स्थापित किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य स्थापित किए गए थे। किसके समकक्ष में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर 1347 तक था, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक योग्य शासक था। ठीक है, अब अगर मैं बात यहां से करूं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी? हम्पी। हम्पी तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अब विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे योग्य शासक थे उन्हें क्या कहते हैं? कृष्णदेव राय। कृष्ण देव राय। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, या कहें इनके समय में अष्टदिग्गज रहते थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके समय में अष्टदिग्गजों की सभा थी? तो भाई किसके समय में? कृष्णदेव राय के समय में अष्टदिग्गजों की सभा थी। लेकिन अष्टप्रधान किसके समय में थे? तो अष्टप्रधान की अगर हम बात करेंगे तो अष्टप्रधान किसके समय में थे? अष्टप्रधान शिवाजी के समय में थे। अष्टदिग्गज किसके समय में थे? कृष्णदेव राय के समय में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसे कहते हैं अमुक्त मल्ल्याद। अमुक्त मल्ल्याद पुस्तक को लिखा था। और अमुक्त मल्ल्याद की बात करेंगे तो किस भाषा में लिखी गई है? अमुक्त मल्ल्याद तेलुगु भाषा में लिखी, तेलुगु भाषा में। ठीक है, अमुक्त मल्ल्याद किस भाषा में लिखी गई? तेलुगु भाषा में अमुक्त मल्ल्याद को लिखा गया था। ठीक, ये तो कहानी विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक कहानी के बारे में रही। अब अगर बात करेंगे कि दक्षिण भारत में कौन सी नृत्य परंपरा सबसे पहले समय विकसित हुई थी, तो अगर मैं बात करूं भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं आपके। भारत में क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। अगर मैं बात करूं जैसे शास्त्रीय नृत्य में मोहिनीअट्टम। ठीक है, भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे हम कहते हैं मोहिनीअट्टम। ठीक है, फिर आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आता है, पहले मोहिनीअट्टम आता है, फिर भरतनाट्यम आता है। ऐसे बहुत सारे हैं आपके, चलिए देखते हैं कितने हैं। ठीक है, सतारिया आपका आ गया, सत्रिया। फिर आपका कथकली आ गया। ठीक है, कथक आपका आ गया। कुचिपुड़ी आ गया। कुची, कुची और पुड़ी, है ना? कहाँ खानी है कुचिपुड़ी? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ खानी है आपको? मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो मोहिनीअट्टम आपका केरल। भरतनाट्यम की बात करेंगे तमिलनाडु। सतारिया की बात करेंगे असम। कथकली की बात करेंगे केरल। कथक की बात करेंगे यूपी। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो कहां पर? आपके आंध्र प्रदेश। फिर उड़ीसी, उड़ीसा में। उड़ीसी कहां पर? उड़ीसा में। मणिपुरी कहां पर? मणिपुर में। ठीक है, ये आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। तो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या आपके 8। कितनी है आपके? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है,
ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये समझिएगा आप लोग, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? अक्षगान है। अक्षगान वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी ढाल पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? कौन सी पहाड़ियां ऐसी हैं जो पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस के एग्जाम में, अन्य छोटे एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा कौन सी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, देखिएगा पूर्वी घाट और पश्चिमी तट है हमारे पास में, तो इसकी जो मिलन स्थली होती है वो क्या कहलाती है? अगर मैं कहूं कि पूर्वी घाट पर कौन सा तट है, तो कह सकते हैं पूर्वी घाट पर आपके कोरोमंडल तट है और पश्चिमी घाट पर आपके मालाबार का तट है। कौन सा तट है? आपके मालाबार का तट है। तो मालाबार का तट आपके किस राज्य में आता है? मालाबार का तट जो आता है वो आपके केरल राज्य में आता है। और जो कोरोमंडल तट की बात करेंगे वो कहां पर आता है? वो आपके तमिलनाडु में आता है, ठीक है। वो आपके कहां पर आता है? वो आपके तमिलनाडु में आता है। अब वो पार्ट जो दोनों की पहाड़ियों पर मिलता हो, तो दोनों की पहाड़ियों पर जो पार्ट मिलेगा उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं उन्हें। और उन्हें अगर हम नीलगिरी की पहाड़ियां कहेंगे तो वहां पर एक बहुत ही फेमस जनजाति रहती है जिसे कहते हैं टोडा। कौन सी जनजाति कहते हैं? टोडा। टोडा जनजाति। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो टोडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में मिलेगी आपको? तमिलनाडु राज्य में मिलेगी। मुख्य रूप से आपके तमिलनाडु राज्य में मिलेगी टोडा जनजाति, ठीक। इसको याद रखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां। ओके, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो है, मेडागास्कर है, न्यूगिनी है, सुमात्रा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है, जो कि आर्कटिक महासागर में स्थित है। कहां पर? अटलांटिक व आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है, ठीक है। उसके बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप आता है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यूगिनी है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है? बोर्नियो है। चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो चौथे की अगर बात करेंगे मेडागास्कर है, ठीक है। क्या है आपका? मेडागास्कर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूगिनी। क्या होगा आपका? न्यूगिनी होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूगिनी होगा। न्यूगिनी कहां पर है? आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है। अगर इन दोनों की बात करेंगे तो हिंद महासागर में है, ठीक है, हिंद महासागर में है। तो हिंद महासागर में है, यानी कि ओशियन में है। अगर बात करेंगे विश्व ओशियन दिवस कब बनाते, विश्व महासागर दिवस कब बनाते, तो ओशियन दिवस बनाते हैं 8 जून को। ओशियन दिवस कब बनाते हैं? तो ओशियन दिवस 8 जून को बनाते हैं। नहीं, विश्व महासागर दिवस हम कब बनाते हैं? 8 जून को विश्व महासागर दिवस बनाते हैं। तो न्यूगिनी है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? गल्फ स्ट्रीम आपकी होती है, नॉर्वेजियन होती है, आपके फ्लोरिडा भी होती है। ये कहां पर होती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में होती है, ठीक है। धाराओं से संबंधित पूरा टॉपिक पढ़ाया है। अगर आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने फुल एनालिसिस करके आपको पढ़ाया है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहां पाई जाती है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय, अल्पास, रॉकी या एंडीज। अगर बात करेंगे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि कितनी ऊंचाई चोटी पर फैली हुई है? आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि आपके 7000 किलोमीटर में फैली हुई है।
7,000 किलोमीटर में। ठीक है, और ये कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? तो सबसे ज्यादा इसका विस्तार आपके चिली में है। चिली के बाद इसका सबसे ज्यादा दूसरी मात्रा में विस्तार जो है वो आपके अर्जेंटीना में है। फिर आपके बोलीविया में बहती है, यानी कि बनी हुई है, बहती नहीं, नदी तो है नीचे। बोलीविया के बाद आपके इक्वेडोर में, इक्वेडोर के बाद आपके पेरू, पेरू के बाद कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद वेनेजुला में, वेनेजुएला में। ये आपके कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? 7। तो ये 7 देश आपके किस महाद्वीप में आएंगे? ये सातों के सातों आपके किस महाद्वीप में आएंगे? दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में भी आएंगे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, किस महाद्वीप में आएंगे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा? एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या होगा? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1929 में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग का अनुवाद किस स्थान पर पूरा किया था? महात्मा गांधी के पैटर्न में फुल डिटेल एनालिसिस देखेंगे हम। क्या? कौसानी कहां पर है? आपके उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है आपके उत्तराखंड के, और बागेश्वर यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, कहां पर है? आपके उत्तराखंड, यूके में। राइट, बात समझ गए? इंपॉर्टेंट है। गांधी जी को हम विस्तृत तरीके से देखेंगे। अभी देखिए क्या करेंगे आपके कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अब देखिए कैबिनेट मिशन, अगर मैं यहां पर लिखूं कैबिनेट मिशन आखिर है क्या? कैबिनेट मिशन, ठीक है, अब देखिए कैबिनेट मिशन की स्थापना की बात करें, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी गलती होती है इसमें। कैबिनेट मिशन आखिर आया कहां से था? इंग्लैंड से आया था। कैबिनेट मिशन आया कहां से था? इंग्लैंड से आया था। और कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी 19 फरवरी 1946 को। 19 फरवरी 1946 को स्थापना हुई। तो इस समय इंग्लैंड में पीएम कौन था? इंग्लैंड में पीएम, इस समय इंग्लैंड में जो पीएम थे वो थे क्लाइमेट एटली। क्लाइमेट एटली थे। ठीक है, इस समय पीएम जो थे वो कौन थे? क्लाइमेट एटली थे। और इस जो कैबिनेट मिशन थे इसके 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। एक सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, सर भी लगा सकते हैं, पैथिक लॉरेंस, लेकिन स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं तो हम सर को हटा सकते हैं। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, और अगर बोले तो स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कुछ व्यक्ति यहां पर रहे थे, क्या रहे थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स रहे थे। और इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। राइट, अब चलते हैं यहां पर, और यहां पर देखते हैं क्या कौन सा कथन सत्य है। कैबिनेट मिशन इंग्लैंड के 4 कैबिनेट मंत्रियों से थे। कितने? 3 थे। कैबिनेट मिशन ने अविभाजित भारत की सिफारिश की थी। कैबिनेट मिशन ने एक अलग पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया था। गलत। कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा वर्ष 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने की। कब की थी? 1946 में। ये भी गलत हो गया। इसने अविभाजित भारत की सिफारिश की थी। ठीक है, 1947। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बहुत आता है पेपर में। स्थापना पूछी जाए तो 19 फरवरी को। स्थापना 19 फरवरी को। भारत कब आया? तो भारत आने की डेट जो है वो 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कहा आया था? भारत आया। तो 24 मार्च 1946 को ये भारत आया। राइट। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार क्यों होता है? सभी को पता है। ओवरऑल इसको क्या समझाने की जरूरत है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमसे? कौन सी एक वास्तविक मछली है
जेलीफिश नहीं, स्टारफिश नहीं, डॉगफिश। डॉगफिश है आपकी, ठीक है। बल्लाहन प्रश्न है कि इसी प्रकार से पेपर में भी आपके पूछे जाएंगे। अन्य जीवों पर आश्रित रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? पूर्णपोषी परजीवी जीव, परजीवी जीव, रसायन पोषी जीव, मृतोपजीवी जीव। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं या सपोषी कहते हैं? बताइएगा। यदि बैरोमीटर पाठ्यांक तेजी से गिरता है तो मौसम में कैसे बदलेगा? बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब को मापने वाला जो यंत्र है उसे हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? तो उसे हम बैरोमीटर कहते हैं, राइट, ये याद रखिएगा, बैरोमीटर कहते हैं उसे। भयंकर तूफान आने वाला है, बिल्कुल सही है। यदि पाठ्यांक नीचे तेजी से गिरता है तो संभावना है कि भयंकर तूफान आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला? भयंकर तूफान आने वाला एकदम। प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? ऊंट से, भेड़ से, याक से या खरगोश से? किससे? खरगोश से। बहुत बार डायरेक्टली 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है आपके, ठीक है। क्रिटिकल के संदर्भ में विचार कीजिए। गेहूं की तुलना में बेहतर उपज देते हैं, ठीक है। क्रिटिकल क्या है? गेहूं व राई के बीच की कड़ी है। गेहूं और राई के बीच जो स्थिति होती है उसे क्रिटिकल कहते हैं, क्रिटिकल कहते हैं, ठीक है। वे गेहूं की तुलना में बेहतर उपज देते हैं, मोटा दाना होता है तभी देते हैं, ठीक है। उन्मूलन और रहने की उच्च संवेदनशीलता है, नहीं है। पहला उपज एक्स गेहूं स्कॉटलैंड में उगाया गया था। स्कॉटलैंड अफ्रीका में नहीं है, स्कॉटलैंड में 1875 में उगाया गया था पहला गेहूं। तो पहला और दूसरा सही है, बाकी आपके दोनों के कथन गलत है, ठीक है। पहला और दूसरा सही है, बाकी दोनों कथन के हैं गलत है। पढ़ाया था रबी की फसल है, आपके खरीफ की फसल है, ये पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने। निम्नलिखित से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, मौलिक कर्तव्य। चलिए मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर लेते हैं, जिन्हें मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। मौलिक कर्तव्य को अगर पूछा जाए कि प्रारंभिक संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाए प्रारंभिक संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो बताइएगा एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। यानी कि प्रारंभिक संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो भाई प्रारंभिक संविधान में मौलिक कर्तव्य तो थे नहीं। प्रारंभिक संविधान में एफडी यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे? तो भाई 0, एक भी नहीं थे। तो कैसे लाया गया? संशोधन के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत अभी भारतीय संविधान में 11 एफडी है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मूल कर्तव्य है, राइट। 42वां संविधान किस समिति की सिफारिश पर रखा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको लाया गया था, ठीक है। और अगर बात करेंगे तो किस भाग में है, तो कह सकते हैं कि 4A के अंतर्गत आते हैं और आर्टिकल आपके 51A के अंतर्गत आते हैं, 51A के अंतर्गत आते हैं, राइट। ये याद रखिए। किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो सोवियत संघ रूस के संविधान से। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, ये तो सभी को पता है। सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर भी बोलते हैं, सोवियत संघ रूस के संविधान से हमने ग्रहण किया है। प्रश्न है कि भाई कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो पहले तो पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर स्थानों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा व संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। देखिएगा, ठीक है। अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। संविधान का पालन करना व राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज जो होता है हमारा, उसका रेशियो कितना होता है? 3/2 रेशियो होता है। और राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान में कब लाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था।
और ये राष्ट्रीय ध्वज बनाया किसने था? पिंगली पकैया नायडू ने बनाया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1947 को लाया गया था। राष्ट्रीय गान की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय गान, चलिए राष्ट्रीय गान की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? सभी को पता है कि 52 सेकंड का समय लगता है। तो ये उपलब्धि किसने प्रदान की थी? राष्ट्रीय गान को गीतांजलि पुस्तक से लिया गया। किस पुस्तक से? गीतांजलि पुस्तक से लिया गया राष्ट्रीय गान को। और राष्ट्रीय गान गीतांजलि पुस्तक से लिखा गया है। तो राष्ट्रीय गान गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था, पाकिस्तान का भी लिखा है क्या? बताइएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान हो गया। लेकिन यहां पर देखिएगा राष्ट्रीय गीत नहीं है। तो राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना आवश्यक है क्या? तो राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ए बनेगा, आनंद मठ से लिया गया राष्ट्रीय गीत। किसने लिखा जी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था राष्ट्रीय गीत। तो देखिएगा बंकिम चंद्र, यहां पर राष्ट्रीय गान लिखा है। राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना मूल कर्तव्य नहीं है हमारा, लेकिन राष्ट्रीय गान का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना मूल कर्तव्य है। एक तो ये बनता है कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना क्या मूल कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल नहीं है, समझेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, बिल्कुल। भारत की संप्रभुता व अखंडता की रक्षा करना, बिल्कुल। देश की रक्षा करना व आह्वान करने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, सम्मान, भातृत्व यानी कि भाईचारे की भावना होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। मिश्रित संस्कृति का रक्षण करना, मिश्रित संस्कृति का रक्षण करना। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। पर्यावरण अधिनियम कब आया था? 1986 में पर्यावरण अधिनियम आया था। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी बनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी बनाया जाता है, राइट। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, बिल्कुल। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा है, उत्कृष्टता के लिए प्रयास है। माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है, यानी कि शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अब शिक्षा का अधिकार कैसा है? तो शिक्षा का अधिकार देखिएगा, शिक्षा का अधिकार क्या? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, यानी कि उनको पढ़ाना जरूरी है, उनको पढ़ाना जरूरी है, संविधान में प्रावधान दिया गया है। अब राइट टू एजुकेशन क्या? मौलिक अधिकार भी है हमारा। राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार भी है, राज्य के नीति तत्वों के अंतर्गत भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत भी है। और अगर हम बात करेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और मूल कर्तव्यों के अंतर्गत भी है, देखिएगा मूल कर्तव्य के भी अंतर्गत है। ठीक है, मूल कर्तव्यों के भी अंतर्गत है। तो शिक्षा का अधिकार तीनों जगह शामिल किया गया है, यानी कि शिक्षा के अधिकार को तीनों जगह शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अब आखिर हमने कुछ ऐसी बात की है, ऐसी बात करने के बाद हम ये देखेंगे कि ए वाला ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय स्मारक किस में है? आपके डीपीएसपी में है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत हमें राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करनी चाहिए? आर्टिकल नंबर 49, जो कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। अब हमने देखा कि कौन कौन सा, देखिएगा अब अगर देखिएगा कि माता पिता की आज्ञा मानना, माता पिता की आज्ञा मानना क्या मूल कर्तव्य है? क्या माता पिता की आज्ञा मानना मूल कर्तव्य है? एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो माता पिता की आज्ञा मानना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, ये याद रखिए। ऐसा नहीं है कि कल से जाके माता पिता की आज्ञा ना मानो या अभी से ना मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे संस्कारों के अंतर्गत आता है, वो हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं आता, माता पिता से संबंधित। फिर दूसरा, मतदान करना। क्या मतदान करना क्या हमारा मूल कर्तव्य है? क्या मतदान करना हमारा मूल कर्तव्य है? तो भाई मतदान करना भी हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो मतदान करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, मतदान करना हमारा एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो मतदान करना हमारा कानूनी अधिकार है। इन दो को आप मार्क कर लीजिए। राष्ट्रगीत का सम्मान करना तीसरा हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है? ओलंपिक खेल 1952 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? ठीक है, किस स्थान पर आयोजित किए थे? न्यूयॉर्क, लंदन, हेलसिंकी। हेलसिंकी यानी कि फिनलैंड में आयोजित किए गए थे। हेलसिंकी किसकी कैपिटल है? आपके फिनलैंड की। ठीक है,
किसकी कैपिटल है? आपके फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? पूरा विस्तृत टॉपिक पढ़ा है जनसंख्या के ऊपर। कितनी है? आपके 10.42, 10.42 यानी कि टोटल जनसंख्या का 8.6%, टोटल जनसंख्या का 8.6% क्या है? आदिवासी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ओके, अब देखिएगा जनगणना से आपके पेपर में हमेशा क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा कोई पेपर नहीं जहां पर इससे क्वेश्चन ना बने। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आज की क्लास के हमारे फिर से क्वेश्चन समाप्त हुए। अभी तक हम 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अब हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 पे। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।